हेलो गाइस, आज क्रिस्टोफर नॉलन के मास्टरपीस टेनेट का एक्सप्लेनेशन होगा। क्रिस्टोफर नॉलन ज्यादा मूवी नहीं बनाते, पर उनकी ज्यादातर मूवी बिल्कुल यूनिक होती है, जैसे इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ट्रांसेंड। हमने टाइम ट्रेवल की बहुत सी मूवी देखी होगी जिसमें हीरो टाइम मशीन से फ्यूचर या पास्ट में आसानी से 1 मिनट में चला जाता है, पर इस मूवी में टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट को बहुत बारीकी से बताया गया है। ज्यादातर लोगों को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, पर अगर आप इस मूवी को समझ लें तो आप इस मूवी के सेकंड पार्ट का वेट करने लगेंगे। मुझे भी इस मूवी को कई बार देखना पड़ा, बहुत सी रिसर्च भी की ताकि मैं आपके लिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कर सकूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस एक्सप्लेनेशन को आप स्टार्ट से एंड तक बिना स्किप करके देखें ताकि आपको ये मूवी अच्छी तरह से समझ में आए, और मूवी के एंड में इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो अब आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है यूक्रेन ओपेरा हाउस से, जहाँ पे लोग म्यूजिक सुन रहे हैं। तभी वहाँ अचानक से गोलियां चलने लगती है और लोगों को हॉस्टेज बना दिया जाता है। वहीं ओपेरा के बाहर वैन में नकली पुलिस वाले होते हैं। ये लोग सीआई एजेंट हैं जो दूसरे सीआई एजेंट को रेस्क्यू करने आए हैं क्योंकि उसके पास एक इम्पोर्टेंट पैकेज है। उनके साथ इस मूवी का मेन हीरो है जिसका नाम तो इस पूरी मूवी में नहीं बताया गया, पर उसे प्रोटैगनिस्ट की उपाधि दी गई है जिसका मतलब है नायक, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन में हम उसे प्रोटैगनिस्ट ही कहेंगे। थोड़ी देर में असली पुलिस वाले आ जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट के साथ 2 रशियन भी हैं जो उन्हें अंदर जाने को कहते हैं। रशियन को नहीं पता है प्रोटैगनिस्ट और उसके साथी सीआई एजेंट हैं। प्रोटैगनिस्ट और उसके साथी असली पुलिस वालों के साथ अंदर जाते हैं और वो लोग वेंटिलेशन पाइप से अंदर बेहोशी की गैस छोड़ते हैं जिससे ओपेरा में सभी बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ हमलावरों को छोड़कर, क्योंकि उनके पास पहले से ही गैस मास्क था। अब पुलिस वाले हमलावरों पर अटैक करते हैं और प्रोटैगनिस्ट अंदर जाकर रेस्क्यू करने वाले बंदे यानी सीआई एजेंट को कोडवर्ड बोलता है और वो एजेंट उसे कोडवर्ड का रिप्लाई करता है। प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है यह अटैक तुम्हें गायब करने के लिए किया गया है और उससे पैकेज के बारे में पूछता है। एजेंट बताता है पैकेज काउंटर में है। प्रोटैगनिस्ट एजेंट को लेकर जा रहा होता है, तभी उसे एक पुलिस वाला बॉम्ब लगाते दिखता है क्योंकि असली पुलिस वाले सारे सबूत मिटाना चाहते थे जो भी ओपेरा में हुआ। पुलिस वाला प्रोटैगनिस्ट को भी बॉम्ब लगाने के लिए बोलता है, पर फिर पुलिस वाले को पता चलता है प्रोटैगनिस्ट नकली पुलिस वाला है। वो प्रोटैगनिस्ट को मारने ही वाला होता है, तभी प्रोटैगनिस्ट का साथी आकर उसे बचा लेता है। प्रोटैगनिस्ट अपने साथी को बोलता है एजेंट को अपने साथ ले जाओ और फिर वो तेजी से पैकेज लेने जाते हैं। पैकेज एक तरह के लोहे के बॉक्स की तरह है, पर वो क्या है उसके बारे में किसी को नहीं पता। फिर प्रोटैगनिस्ट उस पैकेज को लेकर अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें बोलता है ये पैकेज लेकर दूसरे रास्ते से चले जाओ। अब प्रोटैगनिस्ट रेस्क्यू वाले एजेंट के कपड़े अपने दूसरे साथी को पहना देता है क्योंकि बाहर रशियन उसका वेट कर रहे हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट और उसका साथी तेजी से लोगों के पास से सारे बॉम्ब बैग में डाल रहे हैं। तभी असली पुलिस वाला प्रोटैगनिस्ट को देख लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी प्रोटैगनिस्ट को दीवार पे गोली का निशान दिखता है और वो गोली तेजी से पीछे की ओर चलती है, मानो रिवर्स में चल रही हो, और उस गोली से पुलिस वाला मारा जाता है। वो गोली पुलिस वाले के पीछे से एक अननोन बंदे ने चलाई थी। प्रोटैगनिस्ट और उसके साथी को पता नहीं होता वो कौन है, पर वो खुश था, उसकी वजह से उसकी जान बच गई। उस बंदे के बैग के पीछे ऑरेंज रेड कलर का छल्ला बंधा होता है। फिर तेजी से प्रोटैगनिस्ट अपने साथी के साथ उस बैग को लोगों से दूर फेंकता है और जल्दी से पुलिस वैन में घुस जाता है जहाँ पर रशियन उनका वेट कर रहे थे। रशियन प्रोटैगनिस्ट और उसके साथी को टॉर्चर करता है क्योंकि ये वो बंदा नहीं था जिसे प्रोटैगनिस्ट को लाना था और उसके पास पैकेज भी नहीं था। फिर रशियन को पता चलता है ये दोनों सीआई एजेंट हैं। टॉर्चर से प्रोटैगनिस्ट का साथी तो मर जाता है, पर प्रोटैगनिस्ट नहीं मरता। रशियन प्रोटैगनिस्ट से बार बार पूछते हैं पैकेज कहाँ है, पर वो नहीं बताता और मौका मिलते ही प्रोटैगनिस्ट जहर की कैप्सूल खा लेता है। फिर प्रोटैगनिस्ट की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ उसे एक बंदा बताता है वो जहर की गोली नकली थी और ये एक टेस्ट था ये पता करने का कि प्रोटैगनिस्ट टेनेट में जाने के काबिल है या नहीं। फिर कुछ दिनों के लिए प्रोटैगनिस्ट को विंड टावर में रखा जाता है ताकि उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा दिया जाए जो कि टेनेट के लिए जरूरी है। फिर कुछ टाइम बाद विंड टावर के वर्कर आते हैं और प्रोटैगनिस्ट उनके साथ किनारे तक पहुंचता है और वहां से उसे एक कार मिलती है जिसमें उस जगह की लोकेशन मार्क है जहां टेनेट का खुफिया ऑफिस है। वहां उसे एक बंदी मिलती है जिसका नाम लॉरा है। लॉरा बताती है हम यहाँ वर्ल्ड वॉर 3 रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो प्रोटैगनिस्ट को खाली गन देकर दीवार पर चलाने को कहती है और गोली दीवार में से बंदूक में आ जाती है। प्रोटैगनिस्ट को नहीं समझ में आता ये कैसे हुआ। लॉरा बताती है वर्तमान में गोली हमारी तरह वक्त के साथ सीधी चलती है और दूसरी गोली जो बंदूक में वापस आई है वो वक्त से उल्टा चल रही है क्योंकि बुलेट की एंट्रोपी को पलटाया गया है। दोस्तों, एंट्रोपी यानी किसी वस्तु की अव्यवस्था को मापने को कहते हैं। जैसे एक गिलास के अणु कम अव्यवस्थित रहते हैं, पर जब गिलास टूट जाता है तो उसके सारे अणु बिखर जाते हैं। यानी पहले गिलास की अव्यवस्था कम थी, पर जैसे गिलास टूटा उसकी अव्यवस्था ज्यादा हो गई। अब आते हैं गोली पर। दोस्तों, जब नॉर्मल गोली दीवार पे चलाई जाती है तो दीवार पर गोली का निशान रह जाता है।
ये गोली की एंट्रोपी है जो नॉर्मल टाइम में होती है, पर जब बुलेट की एंट्रोपी को पलटाया जाता है तो वो समय से पीछे की ओर चलती है। इसलिए जहाँ पर गोली का निशान बना था वहाँ से गोली पीछे की ओर आती हुई बंदूक में वापस आ जाती है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे बर्फ की एंट्रोपी नॉर्मल समय में ठंडे से गर्म की ओर जाती है, और अगर बर्फ इन्वर्टेड हो यानी पलटाई हुई हो तो वो गर्म से ठंडे की ओर होगी। इसी उदाहरण को हम मूवी में देखेंगे। अब फिर से मूवी पर आते हैं। लॉरा बोलती है कोई इन्हें फ्यूचर में बना रहा है और भी दूसरी चीजें हैं जिन्हें पलटाया गया है। अगर कोई इन सबको पलटा सकता है तो वो शायद कुछ भी पलटा सकता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है ओपेरा में ऐसी पलटा हुई गोली से बाल बाल बचा था। लॉरा बोलती है तो तुम बहुत खुश नसीब थे, अगर पलटाई हुई गोली तुम्हें लगती तो तुम्हारा बचना नामुमकिन था। दोस्तों इसके बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे कि लॉरा ने ऐसा क्यों कहा। अब जो गोली लॉरा के पास थी उसके मटेरियल से प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है इन्हें मुंबई के आर्म डीलर संजय सिंह ने बनाया है। इसलिए प्रोटैगनिस्ट संजय सिंह से मिलना चाहता है। ये काम वो अकेला नहीं कर सकता, इसलिए वो उसी रेस्क्यू वाली एजेंट से बैकअप मांगता है जिसे उसने ओपेरा में बचाया था। फिर थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट की मुलाकात होती है नील से, जो उसकी इस मिशन में हेल्प करेगा। दोस्तों जब नील पहली बार प्रोटैगनिस्ट से मिलता है तो मानो वो पहले से ही प्रोटैगनिस्ट को जानता था, उसकी पसंद नापसंद। फिर वो दोनों संजय तक पहुंचते हैं। प्रोटैगनिस्ट संजय से पूछता है उसे एक इन्वर्टेड गोली यानी पलटाई हुई गोली यूक्रेन में लगने वाली थी, उसका डीलर कौन है। पर संजय को नहीं पता क्योंकि आर्म डीलिंग के बिजनेस को वो नहीं उसकी वाइफ प्रिया संभालती है। संजय तो बस इस बिजनेस का एक चेहरा है। प्रिया प्रोटैगनिस्ट को बताती है जिसे वो ढूंढ रहा है उसका नाम आंड्रे सेटर है, और जिस गैस से वो अरबपति बना वो प्लूटोनियम था। उसने जब सेटर को गोली दी थी तो वो बिल्कुल सही थी। उसे नहीं पता उसने गोली कैसे इन्वर्ट की, पर प्रिया को लगता है वो एक तरह का ब्रोकर है जो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच सौदा कर रहा है। वो प्रोटैगनिस्ट को बोलती है तुम्हें पता लगाना होगा फ्यूचर में सेटर किसके साथ सौदा कर रहा है। यह हमें पता चलता है प्रिया भी इन्वर्टेड गोली के बारे में पता करना चाहती है, इसलिए प्रोटैगनिस्ट को सेटर के करीब जाने को कहती है और इसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बंदा उसकी हेल्प करेगा। फिर प्रोटैगनिस्ट माइकल क्रॉसबी से मिलता है। वो बताता है सोवियत दौर में कुछ गुप्त शहर थे जिन्हें मैप से हटा दिया गया था, और उन्हीं में से एक शहर में सेटर का जन्म हुआ था जिसका नाम स्टार्क ट्वेल है। 70s के बाद से वो जगह वीरान हो गई थी किसी एक्सीडेंट की वजह से। बाद में उस जगह का इस्तेमाल अंडरग्राउंड बॉम्ब टेस्ट के लिए किया जाने लगा, और जिस दिन ओपेरा में हमला हुआ था उसी दिन स्टार ट्रेल में भी विस्फोट हुआ था। माइकल बताता है सेटर के पास इतना पैसा है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंसी ने सेटर को अपने साथ शामिल कर लिया है। फिर सेटर ने कैथरीन बार्टन के साथ शादी कर ली जो शिल्पी से है। सेटर कैथरीन से एक आर्ट ऑक्शन में मिला था, पर अब वो दोनों अलग हो रहे हैं। माइकल बोलता है तुम कैथरीन के जरिए सेटर तक पहुंच सकते हो। वो एक गोया की पेंटिंग देता है जिसे स्पेन के टोमास एरोपो नाम के बंदे ने बनाई थी। फिर बांड के स्मगलर से एरोपो की 2 पेंटिंग मिली। पहली तो माइकल के पास है और दूसरी पेंटिंग सेटर के पास है जिसका ऑक्शन कैथरीन ने किया था। शायद कैथरीन को नहीं पता था वो पेंटिंग नकली है, क्योंकि एरोपो और कैथरीन एक दूसरे के बहुत करीब थे। अब प्रोटैगनिस्ट कैथरीन से मिलने के लिए गोया की पेंटिंग उसे दिखाता है और उसकी प्राइस पूछता है। कैथरीन पूछती है ये पेंटिंग आपको कहां से मिली। प्रोटैगनिस्ट बताता है टोमास एरोपो से। फिर थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट कैथरीन को रेस्टोरेंट में मिलता है। प्रोटैगनिस्ट बताता है ये पेंटिंग उसे स्विस बैंकर से मिली जिससे उसे एरोपो का पता चला जिसने 2 पेंटिंग बनाई थी, और एरोपो से पता चला उसकी दूसरी पेंटिंग को कैथरीन के पति सेटर ने एक ऑक्शन में खरीदी थी। वो ऑक्शन कैथरीन ने कराया था। सेटर को पहले से पता था पेंटिंग नकली है, और फिर भी उसने वो पेंटिंग खरीदी क्योंकि वो कैथरीन को पाना चाहता था, और फिर उसने कैथरीन से शादी कर ली। पर शादी के बाद सेटर को एरोपो और कैथरीन के बारे में पता चल गया और उसने एरोपो को मरवा डाला। और फिर सेटर कैथरीन को ब्लैकमेल करने लगा, अगर कैथरीन को अपना बच्चा चाहिए तो उसे सेटर के पास रहना होगा, नहीं तो वो पुलिस को नकली पेंटिंग के बारे में बता देगा। कैथरीन बताती है कुछ टाइम बाद सेटर उसे वियतनाम ले जाता है अपनी प्राइवेट बोट में। वहाँ वो कोशिश करती है सेटर और उसके बीच सब ठीक हो जाए, पर सेटर उसे बोलता है वो उसे जाने देगा अगर कैथरीन अपने बेटे से कभी ना मिले। गुस्से से कैथरीन अपने बेटे को लेकर बोट से चली जाती है, और कुछ टाइम बाद सेटर कैथरीन को फोन करके वापस बुलाता है। जब कैथरीन वापस आती है उसे एक लड़की दिखती है जो बोट से कूद जाती है, और उसके बाद सेटर भी गायब हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है अगर तुम मुझे सेटर से मिला दो तो मैं सेटर की पेंटिंग गायब कर दूंगा और तुम आजाद हो जाओगी। पर उस वक्त कैथरीन को प्रोटैगनिस्ट पर भरोसा नहीं था, और तब तक सेटर के लोग आ जाते हैं। कैथरीन से कोई बात करे वो सेटर को पसंद नहीं, इसलिए सेटर के लोग प्रोटैगनिस्ट को मारने लगते हैं। पर प्रोटैगनिस्ट उन सब पर भारी पड़ता है और कैथरीन को पता चल जाता है बंदे में दम तो है।
इसलिए कैथरीन अगले दिन प्रोटैगनिस्ट से अपने बेटे के स्कूल के बाहर मिलती है। वो बताती है ड्राइंग ओस्लो एयरपोर्ट के फ्रीपोर्ट में है। दोस्तों फ्रीपोर्ट वो जगह है जहाँ पर लोग चीजें स्टोर करके रखते हैं, जैसे पेंटिंग, इम्पोर्टेंट पेपर्स और एंटीक्स, क्योंकि फ्रीपोर्ट में चीजों पर टैक्स नहीं लगता और वहाँ वो सुरक्षित रहती है। कैथरीन बताती है वो क्लाइंट लेकर आती है और सेटर की रोटोस कंपनी ने फ्रीपोर्ट में एक गोदाम बनाया है टैक्स से बचने वाले लोगों के लिए, जहाँ पर वो अपनी चीजें रखते हैं। शायद वो नकली पेंटिंग वही हो सकती है। फिर नील ओस्लो फ्रीपोर्ट में कस्टमर बनकर जाता है और अंदर की सारी जानकारी पता करता है, जैसे किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डोर हैं और अगर आग लग जाए तो 10 सेकंड में सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और कमरे में रखी गैस सारी ऑक्सीजन खत्म कर देगी। नील बताता है अगर हमें अंदर जाना है तो फायर अलार्म एक्टिवेट करना होगा, जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक लॉक रीसेट हो जाएंगे और उन्हें खोलना आसान होगा। नील एक आइडिया देता है प्लेन को रनवे पर दौड़ाकर उसे फ्रीपोर्ट के पीछे वाली दीवार से टकराया जाए, जिससे आग लगेगी और फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। फिर नील माहिर नाम के बंदे से मिलाता है जो प्लेन वाला काम करेगा। वो बताता है प्लेन में पहले से ही सोने की सिल्ली होगी और हम उसे रास्ते में गिरा देंगे, जिससे बिल्डिंग पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। फिर नील और प्रोटैगनिस्ट कस्टमर बनकर फ्रीपोर्ट में जाते हैं और फायर अलार्म का वेट करते हैं। तब तक माहिर और उसके साथी प्लेन को रनवे पे से ले जाकर और सोने की सिल्ली को नीचे गिराकर प्लेन को फ्रीपोर्ट के पीछे की दीवार से टकरा देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आग लग जाती है। फिर फ्रीपोर्ट के कमरे 10 सेकंड में बंद हो जाते हैं और तेजी से ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। फिर प्रोटैगनिस्ट और नील किसी तरह से रोटेस के गोदाम तक पहुंचते हैं। रोटेस के बाहर 2 गेट हैं, एक ब्लू और रेड। ब्लू में प्रोटैगनिस्ट जाता है और रेड में नील। ब्लू रूम में जाने पर प्रोटैगनिस्ट और नील को कांच पे गोली के निशान और खाली बंदूकें दिखती है। वो गोली और बंदूकें पलटाई हुई हैं और वहाँ 2 लोहे के घूमते हुए दरवाजे भी हैं। प्रोटैगनिस्ट नील को बोलता है यहाँ अभी कुछ होने वाला है, क्योंकि अंदर जाते ही बंदूक से निकला धुआं उल्टा चल रहा था। फिर अचानक से उन दोनों दरवाजों से काले कपड़े और ऑक्सीजन मास्क पहने 2 आदमी बाहर निकलते हैं। रेड रूम से निकलने वाले आदमी का पीछा नील करता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी में उस आदमी का मास्क नील के हाथ लग जाता है। नील उसका चेहरा देख लेता है और उसे जाने देता है। दोस्तों हमें आगे पता चलेगा नील ने उस आदमी को क्यों जाने दिया। इसी बीच ब्लू रूम से निकला आदमी प्रोटैगनिस्ट पर इन्वर्टेड गोली से हमला करता है, पर किसी तरह से प्रोटैगनिस्ट अपने आप को बचा लेता है। इन्वर्टेड यानी पलटाई हुई गोली। प्रोटैगनिस्ट उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो आदमी इन्वर्टेड था, इसलिए प्रोटैगनिस्ट उसे पकड़ नहीं पाता। फिर नील प्रोटैगनिस्ट को झूठ बोलता है उसने उस आदमी को ठिकाने लगा दिया है और वो दोनों फिर से उसी रूम में वापस आ जाते हैं जहाँ पर वो पहले थे और वहाँ बेहोशी का नाटक करके लेट जाते हैं ताकि उन पर कोई शक ना करे। अब प्रोटैगनिस्ट प्रिया से मिलने जाता है और उसे ओस्लो में जो हुआ उसके बारे में बताता है। प्रिया बताती है सेटर ने ओस्लो में टर्नस्टाइल बनाया है जो चीजों और इंसानों को इन्वर्टेड करने में काम करता है, यानी वो 2 लोहे के घूमते हुए दरवाजे। ये टेक्नोलॉजी सेटर को फ्यूचर वालों ने दी है। अब क्यों दी है, इसके लिए सेटर से मिलना जरूरी है। इसलिए प्रिया प्रोटैगनिस्ट को बताती है सेटर को प्लूटोनियम 241 चाहिए। उसने ओपेरा मिशन में सीआईए एजेंट से आखिरी प्लूटोनियम 241 चुराने की कोशिश की थी, पर वो चुरा नहीं पाया, लेकिन उसे सीआईए एजेंट मिल गए जिनके पास प्लूटोनियम 241 था। दोस्तों वो सीआईए एजेंट प्रोटैगनिस्ट और उसके साथी ही थे जिनसे सेटर प्लूटोनियम 241 चुराने आया था, पर प्लूटोनियम यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस को मिल गया और वो 1 हफ्ते में उसे टैलिंग शिफ्ट करेंगे। दोस्तों इसका मतलब प्रोटैगनिस्ट के साथ ओस्लो के हमले के बाद जो भी हुआ वो कोई टेस्ट नहीं था, वो दोनों रशियन सेटर के ही लोग थे और सच में वो पैकेज जो सीआईए एजेंट के पास था यानी प्लूटोनियम जिसे सेटर के लोग चुराने आए थे, पर शायद किसी तरह से सीआईए के लोगों ने प्रोटैगनिस्ट को बचा लिया और जो पैकेज सीआईए के पास था उन्होंने वो यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस को दे दिया। फिर से हम स्टोरी पे आते हैं। प्रिया बोलती है तुम्हें यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस से प्लूटोनियम 241 चुराना होगा, पर ध्यान रहे वो सेटर के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर हमने सेटर को नहीं रोका तो वो फ्यूचर वालों के साथ मिलके सब खत्म कर देगा। तुम्हें सेटर से पता लगाना होगा कि फ्यूचर वालों का क्या प्लान है। फिर प्रोटैगनिस्ट कैथरीन से मिलता है और उसे बताता है ड्राइंग अब उसके पास है, पर उसे सेटर से मिलवाना होगा, ये कहकर कि मैं एक्स सीनियर ऑफिसर हूँ रियाद एम्बेसी से। हम पिछले जून एक पार्टी में मिले थे और फिर मैं शिल्पी आया तुमसे मिलने और फिर हम यहाँ मिले। कैथरीन बोलती है उसे लगेगा हमारा अफेयर चल रहा है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है तो फिर वो जरूर मिलना चाहेगा। कैथरीन बोलती है शायद वो तुम्हें मरवा भी दे। प्रोटैगनिस्ट बोलता है वो सब मुझ पर छोड़ दो। फिर प्रोटैगनिस्ट कैथरीन को अपनी बोट से सेटर के यार्ड पर छोड़ता है और वहाँ सेटर प्रोटैगनिस्ट को पहली बार देखता है। सेटर कैथरीन से पूछता है ये अमेरिकन कौन है जो तुम्हें शिल्पी में भी मिला था।
कैथरीन सेटर को रियाद की स्टोरी बताती है जो प्रोटैगनिस्ट ने बताई थी और उसने प्रोटैगनिस्ट को डिनर पे भी इनवाइट किया है। फिर प्रोटैगनिस्ट सूट बूट पहनकर सेटर की डिनर पार्टी में जाता है और वहाँ सेटर उससे पूछता है तुम कैथरीन के कितने करीब हो। प्रोटैगनिस्ट चिढ़ाकर बोलता है हम अभी तक इतने करीब नहीं आए हैं। सेटर को बहुत गुस्सा आता है और डिटेल में बताता है वो प्रोटैगनिस्ट को कैसे मारेगा। तभी प्रोटैगनिस्ट ओपेरा की बात करता है जहाँ से सेटर प्लूटोनियम 241 चुरा नहीं पाया। प्रोटैगनिस्ट बोलता है वो इस बारे में कहीं और बात करेगा। सेटर उसे डॉक पर बुलाता है नाव चलाने के लिए, वहीं ओपेरा के बारे में बात होगी। अगले दिन सेटर कैथरीन को वो नकली पेंटिंग दिखाता है जिसे प्रोटैगनिस्ट ने कहा था उसके पास है, पर सेटर को पहले से ही पता था ओस्लो में आग लगने वाली है, इसलिए उसने पहले ही पेंटिंग वहां से निकाल दी। फिर सेटर, कैथरीन और प्रोटैगनिस्ट नाव चला रहे होते हैं। वहीं सेटर प्रोटैगनिस्ट से ओपेरा के बारे में पूछता है। प्रोटैगनिस्ट बताता है 2008 में रशियन मिशन स्टेशन पर हमला करके उसे कब्जे में रखा गया था। जब रशियन को स्टेशन का कब्जा वापस मिला तो पता चला एक मिसाइल में से 1.25 किलो प्लूटोनियम गायब है। फिर वो प्लूटोनियम 241 नजर आया कीव ओपेरा में जिस दिन वहाँ हमला हुआ था। सेटर पूछता है तुम क्या चाहते हो। प्रोटैगनिस्ट बोलता है पार्टनरशिप। तभी कैथरीन सेटर को चलती बोट से नीचे गिरा देती है क्योंकि उसे लगता है सेटर से पीछा छुड़ाने का अब यही रास्ता है, पर प्रोटैगनिस्ट सेटर को बचा लेता है। कैथरीन प्रोटैगनिस्ट को बोलती है तुमने उसे क्यों बचाया, वो सिर्फ एक गन सप्लायर है और उसके लिए तुमने झूठ बोला। वो पेंटिंग अभी भी सेटर के पास है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है हमें उसकी जरूरत है। तुम्हें जो लगता है सेटर उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उससे खतरा सिर्फ तुम्हें नहीं पूरी दुनिया को है। फिर प्रोटैगनिस्ट कैथरीन को उसकी सुरक्षा के लिए उसे गन देता है। थोड़ी देर बाद सेटर प्रोटैगनिस्ट को बुलाता है और उसका धन्यवाद करता है उसकी जान बचाने के लिए। अब प्रोटैगनिस्ट चाहता है सेटर प्लूटोनियम चुराने में उसकी मदद करे और फिर सेटर उसे अपने बीते कल के बारे में बताता है। बचपन से वो प्लूटोनियम के साथ काम कर रहा है जो उसका घर है। वहाँ एक मिसाइल का हमला हुआ था और उसके अंदर का सब कुछ बिखर गया। वहाँ की गवर्नमेंट को प्लूटोनियम ढूंढने के लिए लोग चाहिए थे पर कोई राजी नहीं हुआ, पर सेटर ये काम करने के लिए तैयार हो गया और उसे वहाँ एक लोहे का कैप्सूल मिला जो सोने की सिल्लियों से भरा हुआ था। उसमें कुछ पेपर्स थे जिनमें सेटर का नाम था। फिर सेटर प्रोटैगनिस्ट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रात होती है और सेटर के यॉट पे एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें वही लोहे की कैप्सूल है और उसके अंदर है सोने की सिल्ली। प्रोटैगनिस्ट सब चुपके देख रहा होता है। तभी सेटर का आदमी उसे देख लेता है और मारता हुआ सेटर के पास ले जाता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है मैं बस ये जानना चाहता था सिलेंडर में क्या है। सेटर प्रोटैगनिस्ट से पूछता है तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो और तुम्हें ओपेरा के बारे में कैसे पता चला। प्रोटैगनिस्ट बोलता है इस काम के लिए तुम्हें होशियार आदमी की जरूरत है और तुम जानते हो मैं ये काम कर सकता हूँ। सेटर उसे टैलिन जानने को कहता है अपने साथी के साथ जहाँ से वो यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस से प्लूटोनियम चुराएगा। फिर प्रोटैगनिस्ट नील से मिलता है और बताता है सेटर के पास एक खुफिया जगह है जहाँ पर वो टाइम कैप्सूल गाड़ देता है और उसकी लोकेशन फ्यूचर वालों को भेजता है। फ्यूचर वाले पलटाई हुई चीजों को कैप्सूल में डालते हैं और सेटर को कैप्सूल से पलटाई हुई चीजें मिल जाती हैं, जैसे वो सोने की सिल्ली। दोस्तों सेटर कैप्सूल को ऐसी जगह गाड़ता है जहाँ पर सदियों तक कुछ नहीं होने वाला और उसी की लोकेशन फ्यूचर वालों को दे देता है और फ्यूचर वालों को कैप्सूल मिल जाता है। फिर सोने की सिल्ली और आगे की इंफॉर्मेशन को इन्वर्टेड कर उस टाइम कैप्सूल में डाल दी जाती है, जिससे कैप्सूल तो वही रहता है पर अंदर की चीजें पलटाई हुई होने के कारण सेटर तक चुटकियों में पहुंच जाती हैं, क्योंकि हमें पता है इन्वर्टेड हुई चीजें पास में टाइम ट्रेवल करती है। फिर सेटर कैथरीन को टैलिन के फ्री पोर्ट ले जाता है ये बोलकर कि ओस्लो से सब कुछ अब यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और इन्हें बेचने के लिए उसे कैथरीन की जरूरत है, यानी पेंटिंग। हमें फ्री पोर्ट के बाहर एक काली गाड़ी दिखती है जिसमें एक बंदा ऑक्सीजन मास्क लगाए बैठा है। फिर सेटर और कैथरीन अंदर जाते हैं और सेटर कैथरीन को गन्स दिखाता है। कैथरीन बोलती है मैं गन्स की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इन्हें नहीं बेच सकती। सेटर बोलता है इन्हीं से उसके डिजाइनर कपड़े और उसके बच्चे की प्राइवेट स्कूल चलती है। अब कैथरीन वहाँ से जाना चाहती है पर सेटर उसे नहीं जाने देता। सेटर के लोग कैथरीन को दूसरे कमरे में ले जाते हैं और सेटर एक रेड रूम में चला जाता है और अपने साथियों को बोलता है उसे पल पल की खबर दी जाए। इस बीच प्रोटैगनिस्ट और नील यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस से प्लूटोनियम का बैग चुरा लेते हैं, पर जैसे ही प्रोटैगनिस्ट बैग खोलता है उसे नहीं समझ में आता ये क्या है, पर सेटर इसी के पीछे है। अब एक गाड़ी रिवर्स में चलती हुई उसके पास आ रही है। ये वही काली गाड़ी है जो फ्री पोर्ट के बाहर थी। उस गाड़ी में सेटर और कैथरीन है। कैथरीन को छोड़कर सभी ने ऑक्सीजन मास्क पहन रखे हैं और उनकी गाड़ी प्रोटैगनिस्ट की गाड़ी के साथ साथ चल रही है, पर रिवर्स में, क्योंकि वो सब इन्वर्टेड हुए हैं। दोस्तों
हम देखते हैं कैथरीन को छोड़कर सभी ने ऑक्सीजन मास्क पहना है क्योंकि सेटर और उसके लोग पास में चल रहे हैं, यानी उनकी एंट्रोपी रिवर्स में है। मतलब वो नॉर्मल टाइम के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है। पर हम कैथरीन के मुंह पे मास्क नहीं देखते क्योंकि उसे इन्वर्टेड नहीं किया गया है, वो अभी भी प्रेजेंट में सीधी चल रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे सभी तो पलटाए हुए हैं, तो कैथरीन कैसे उनके साथ पीछे चल रही है। दोस्तों यहाँ पर हम पास्ट और प्रेजेंट साथ में चलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जिनको इन्वर्टेड किया जाता है सिर्फ उनके लिए टाइम पीछे चल रहा होता है। मतलब टर्न स्टाइल से आप पास्ट में किसी पर्टिकुलर दिन जंप नहीं कर सकते। इन्वर्टेड हुआ इंसान या कोई चीज सिर्फ पास्ट में नॉर्मल टाइम के हिसाब से पीछे जा सकती है, जैसे प्रेजेंट में नॉर्मल टाइम के हिसाब से आगे जाती है। अब सेटर प्रोटैगनिस्ट को बैग अपने पास फेंकने के लिए कहता है, नहीं तो वो कैथरीन को मार देगा। नील प्रोटैगनिस्ट को मना करता है बैग देने से। प्रोटैगनिस्ट बोलता है ये प्लूटोनियम नहीं है। नील बोलता है पर ये प्लूटोनियम से भी ज्यादा खतरनाक है। पर कैथरीन की जान बचाने के लिए प्रोटैगनिस्ट बैग सेटर की गाड़ी की तरफ फेंकता है। दोस्तों जब प्रोटैगनिस्ट बैग सेटर की गाड़ी की तरफ फेंकता है, उसी वक्त सड़क पर एक सिल्वर कलर की इन्वर्टेड गाड़ी भी होती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। पर जैसे ही सेटर और प्रोटैगनिस्ट की गाड़ी उस सिल्वर गाड़ी के पास पहुंचती है, वो गाड़ी ठीक होकर रिवर्स में चलने लगती है। दोस्तों सिल्वर गाड़ी और सेटर की ब्लैक गाड़ी में इन्वर्टेड लोगों की वजह से वो पास में चल रही है, यानी ये सब पहले भी हो चुका है। फिर सेटर और उसके साथी चलती गाड़ी में कैथरीन को छोड़कर दूसरी नॉर्मल गाड़ी में चले जाते हैं, पर अपना हीरो किसी तरह से हीरोइन को बचा लेता है। फिर थोड़ी दूर जाने पर जब प्रोटैगनिस्ट और नील अपनी गाड़ी रोकते हैं, तभी वहाँ सेटर के साथ उसके लोग उन पर फिर से हमला करके कैथरीन और प्रोटैगनिस्ट को अपने साथ ले जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट को रेड रूम ले जाया जाता है और ब्लू रूम में सेटर रिवर्स आता है कैथरीन को लेकर, यानी ब्लू रूम में टाइम पीछे की ओर चल रहा है और रेड रूम में टाइम वर्तमान में चल रहा है। ब्लू और रेड रूम के बीच एक वॉइस कन्वर्टर है जो उल्टे शब्दों को सीधा कन्वर्ट करता है। मतलब जब ब्लू रूम वाला बंदा रेड रूम वाले बंदे से बात करेगा तो रेड रूम वाले को बिना कन्वर्ट के सारे शब्द उल्टे सुनाई देंगे। क्योंकि ब्लू रूम में सेटर और उसके साथी इन्वर्टेड हुए हैं, इसलिए उनकी एंट्रोपी उल्टी है, यानी वो जो कुछ करेंगे या बोलेंगे वो रिवर्स में होगा। रेड रूम वाले ब्लू रूम वालों की आवाज समझ सके उसके लिए वॉइस कन्वर्टर है जो उल्टे शब्दों को सीधा कन्वर्ट करके सुनाता है, और यही नियम रेड रूम के लिए है। जो भी रेड रूम में बात कर रहा है वो ब्लू रूम वालों को उल्टी सुनाई देती है। एक और बात, ब्लू रूम में सेटर और उसके साथी ही इन्वर्टेड हुए हैं, कैथरीन नहीं। उसे पहले से सेटर ने ब्लू रूम में रखा था। हम देखते हैं जब सेटर कैथरीन को ब्लू रूम में लाता है तो कैथरीन के मुंह पे मास्क है। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो मास्क नहीं पहना था, तो फिर अब कैथरीन ने मास्क क्यों पहना है। दरअसल ब्लू रूम में सब कुछ इन्वर्टेड है, इसलिए उस रूम में हवा भी उसी तरह काम कर रही है जैसे इन्वर्टेड लोगों के लिए काम करती है। और आप देखेंगे ब्लू रूम में आते ही कैथरीन को मास्क पहना दिया जाता है, पर सेटर मास्क उतार देता है। अब सेटर प्रोटैगनिस्ट से जानना चाहता है बॉक्स के अंदर का सामान कहाँ है, जिसे हम अब तक प्लूटोनियम समझ रहे थे। सेटर बोलता है तुमने प्लूटोनियम गाड़ी में रखा है ना, और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं कैथरीन को मार दूंगा। प्रोटैगनिस्ट को समझ में नहीं आता क्योंकि उसने बॉक्स तो सेटर को दे दिया था, तो उसे कैसे पता चला बॉक्स के अंदर की चीज गाड़ी में है। और सेटर कैथरीन को इन्वर्टेड गोली मार देता है। सेटर बोलता है अगर तुमने अभी भी नहीं बताया तो मैं कैथरीन के सर पे गोली मार दूंगा। प्रोटैगनिस्ट बोलता है हाँ मैंने उसे गाड़ी में ही रखा है। फिर दूसरा सेटर बाहर से रेड रूम में आता है और फिर से प्रोटैगनिस्ट से प्लूटोनियम के बारे में पूछता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। और प्रेजेंट का सेटर पास्ट के सेटर को देखता है और समझ जाता है पास्ट के सेटर को सब पता चल चुका है। दोस्तों यहाँ हम एक ही टाइम पे दो सेटर देखते हैं, एक जो पास्ट में है और दूसरा प्रेजेंट में। अब सेटर प्रोटैगनिस्ट को मारने ही वाला होता है, तभी नील के साथ कुछ लोग आकर प्रोटैगनिस्ट को बचा लेते हैं और दोनों सेटर टर्न स्टाइल में चले जाते हैं। फिर रेड रूम वाला सेटर ब्लू रूम की तरफ आता है और अब उसके एंट्रोपी रिवर्स में है, यानी उसके लिए टाइम अब पीछे चल रहा है, इसलिए उसे रेड रूम में सभी लोग रिवर्स में जाते दिखते हैं, यानी पास्ट में। कैथरीन पहले से ही ब्लू रूम में थी क्योंकि पास्ट में जाने से पहले ही सेटर ने उसे ब्लू रूम में बंद कर दिया था। अब सेटर ब्लू रूम में वही देखता है जो रेड रूम में पहले हुआ था, क्योंकि इस बार रेड रूम का टाइम पीछे चलता दिखता है और सेटर के लिए अब टाइम सीधा चल रहा है पास्ट में। वहाँ कैथरीन के हाथ बंधे हुए हैं। सेटर को पता चलता है बॉक्स में जो चीज थी वो गाड़ी में है, पर इस बार गोली रिवर्स में ना आकर शीशे पे चलती है। और फिर सेटर कैथरीन को लेकर उस सामान को लेने जाता है। मतलब अब सेटर वो चीज करेगा जो हमने शुरुआत में प्लूटोनियम चुराने के दौरान देखी थी। प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट को नील पर शक होता है कि वो सेटर से मिला हुआ है, क्योंकि सेटर को हर स्टेप के बारे में पहले से पता था। नील बोलता है उसने फ्यूचर देख लिया था, पर प्रोटैगनिस्ट को समझ में नहीं आता। वही आइव्स नाम का बंदा है जो प्रिया के लिए काम करता है और उसका मकसद भी सेटर को रोकना है। वो बोलता है ये टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट था, एक दो तरफा रणनीति, समय और स्थान को साथ लाकर। दोस्तों टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट में दो टीम होती है। पहली टीम टाइम के साथ आगे बढ़ती है और सब कुछ जान लेती है।
उसके बाद पहली टीम से कुछ लोग सब कुछ होने के बाद अपने आप को इन्वर्टेड कर देते हैं, जिससे जो भी उस वक्त हुआ था यानी इन्वर्टेड होने से पहले वो उन्हें पता होता है, और दूसरी टीम जो सीधी चल रही है उनके साथ वो अटैक करती है। यही सेटन ने किया। उसके कुछ लोग सब कुछ जानकर और फिर से टाइम में पीछे आकर सेटर को सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इसलिए सेटर को पता था क्या होने वाला है। अब कैथरीन की हालत बहुत खराब है क्योंकि उसे इन्वर्टेड गोली लगी है। दोस्तों, इन्वर्टेड गोली सबसे खतरनाक अनइन्वर्टेड लोगों के लिए होती है, क्योंकि जब किसी इन्वर्टेड गोली से समय में सीधे जा रहे इंसान को मारा जाता है तो गोली उसके आर पार हो जाती है। अब नॉर्मल टाइम के हिसाब से जब गोली सीधी लगती है तो टाइम के साथ साथ उसके घाव भी बढ़ने लगते हैं, पर अगर गोली इन्वर्टेड है तो उसके घाव बढ़ने के बजाय वो बढ़ते रहते हैं और किसी भी तरह वो ठीक नहीं हो सकते। इसलिए नील कहता है कैथरीन को भी इन्वर्टेड करना होगा जिससे उसके घाव बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जब गोली और शरीर दोनों इन्वर्टेड होंगे तो वो उसी तरह टाइम के साथ ठीक होंगे जैसे नॉर्मल टाइम में चीजें ठीक होती है, और घाव भी उसी हिसाब से ठीक होंगे। इसलिए आइव्स कहता है इसमें टाइम लगेगा। प्रोटैगनिस्ट बोलता है लगने दो, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। आइव्स बोलता है तुम्हें वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है ऑस्लो में एक टर्नस्टाइल है जिससे हम वापस आ सकते हैं। फिर वो लोग टर्नस्टाइल में जाते हैं और ब्लू रूम से बाहर निकलते हैं। कैथरीन को ठीक होने में 4 से 5 दिन लगेंगे। अब प्रोटैगनिस्ट बाहर जाकर पास की कैथरीन को बचाना चाहता है जो अभी भी सेटर के पास है, क्योंकि सेटर ने कहा था अगर उसे वो चीज नहीं मिली यानी प्लूटोनियम तो वो कैथरीन को मार देगा। यहाँ पर नील भी कंफ्यूज हो जाता है, अगर सेटर ने पास की कैथरीन को मार दिया तो अभी वाली कैथरीन भी शायद ना बचे। फिर प्रोटैगनिस्ट बाहर आता है और उसे सब कुछ उल्टा चलता दिखता है। वो वहाँ एक सिल्वर कलर की गाड़ी में बैठता है और उस बॉक्स के पास जाता है जिसे उसने सेटर की तरफ फेंका था। इसी बीच हम सेटर को देखते हैं, वो प्रोटैगनिस्ट की गाड़ी में प्लूटोनियम ढूंढ रहा है पर उसे नहीं मिलता। फिर प्रोटैगनिस्ट उस बॉक्स में ट्रांसमीटर लगा देता है और उस गाड़ी का पीछा करता है जो उस बॉक्स को ले जाती है। उस गाड़ी में बात कर रहे बंदे को सेटर फोन पर कहता है उस बॉक्स में एल्गोरिदम नहीं है और बाकी के हिस्सों को हाइपर सेंटर पहुंचा दो। दोस्तों, एल्गोरिदम क्या है इसके बारे में आगे पता चलेगा। फिर सेटर प्रोटैगनिस्ट के पीछे से आता है और यहाँ वही सीन हो रहा है जो पहले हुआ था जब प्रोटैगनिस्ट ने सेटर की तरफ बॉक्स फेंका था। पर जैसे ही सेटर के पास बॉक्स आता है वो सिल्वर गाड़ी में प्रोटैगनिस्ट को देख लेता है, और ये भी कि प्रेजेंट वाला प्रोटैगनिस्ट ने एल्गोरिदम को सिल्वर गाड़ी में फेंका था और फिर वो पास वाले प्रोटैगनिस्ट की सिल्वर गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। वो प्रोटैगनिस्ट के पास जाके उसकी गाड़ी को आग लगा देता है, पर प्रोटैगनिस्ट के इन्वर्टेड होने के कारण उसकी गाड़ी में आग तो नहीं लगती पर जल्दी से वो बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट इन्वर्टेड था और इस तरह से उसके द्वारा चलाई गई गाड़ी भी इन्वर्टेड थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई चीज ठंडी है तो वो गर्म की तरफ जाएगी, पर अगर कोई चीज गर्म है तो वो ठंडी की ओर जाएगी। अब सेटर को पता है एल्गोरिदम सिल्वर गाड़ी में था, इसलिए वो फिर से समय में पीछे जाकर सिल्वर गाड़ी से एल्गोरिदम ले लेता है। फिर प्रोटैगनिस्ट की आंख एक कंटेनर में खुलती है जिसे ऑस्लो ले जाया जा रहा है। वहाँ प्रोटैगनिस्ट नील को बताता है सेटर को मेरी वजह से वो चीज मिल गई है। वो नील से एल्गोरिदम के बारे में पूछता है। वो बताता है एल्गोरिदम के 9 हिस्से हैं और वो उनमें से एक हिस्सा था। ये एक फॉर्मूला है जिसे हार्डवेयर में कन्वर्ट किया गया है ताकि इसकी कोई कॉपी नहीं बना सके। इसका काम है पूरी दुनिया को इन्वर्टेड करना। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रोटैगनिस्ट बोलता है अगर फ्यूचर वालों ने हमें मार डाला तो वो भी नहीं बचेंगे क्योंकि हम उनके पूर्वज हैं। नील बोलता है ये एक दादाजी वाली पहेली है, अगर टाइम ट्रेवल करके दादाजी को ही मार दो तो पैदा कैसे होगे। प्रोटैगनिस्ट बोलता है तो इसका जवाब क्या है। नील बोलता है कोई जवाब नहीं, तभी तो ये एक पहेली है। फ्यूचर वालों को लगता है अगर वो दादाजी को मार दें तो उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग ऑस्लो पहुंचते हैं। वहां देखते हैं प्रोटैगनिस्ट के हाथ से खून निकल रहा है। अब खून क्यों निकल रहा है इस बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर वो लोग वहां जाते हैं जहाँ पर प्लेन ब्लास्ट हुआ था। दोस्तों, अभी नील, प्रोटैगनिस्ट और कैथरीन तीनों इन्वर्टेड होने के कारण उनके पास की चीजें रिवर्स में हो रही हैं, क्योंकि वो पास्ट में चल रहे हैं और बाकी लोग प्रेजेंट में। फिर प्रोटैगनिस्ट फ्री पोर्ट के अंदर जाता है और हमें पता चलता है जब पहली बार प्रोटैगनिस्ट और नील जिसका पीछा कर रहे थे वो दोनों ही पास्ट के प्रोटैगनिस्ट थे। फिर हम वही सीन देखते हैं पर रिवर्स में, यानी जिस सीन को हमने फ्री पोर्ट में पहली बार देखा था और हमने देखा प्रोटैगनिस्ट एक काले कपड़े पहने बंदे से लड़ रहा है जो रिवर्स में है, वही चीज फिर से हो रही थी पर इस बार प्रेजेंट वाला प्रोटैगनिस्ट रिवर्स में है। इसलिए नील ने उस बंदे को उस वक्त जाने दिया था क्योंकि नील को पता था वो पास्ट का प्रोटैगनिस्ट है। इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट प्रेजेंट के प्रोटैगनिस्ट से लड़ता हुआ उसी रूम में पहुंचता है जहाँ पर टर्नस्टाइल है। वहां पर प्रेजेंट वाला प्रोटैगनिस्ट इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट के हाथ पर कील से मारता है। इसलिए जब प्रोटैगनिस्ट ऑस्लो पहुंचा था तभी उसके हाथ से खून निकल रहा था,
क्योंकि इन्वर्टेड होने की वजह से उसे वो चोटें लगी थी जिसे उसे प्रेजेंट के प्रोटैगनिस्ट ने उस वक्त दी थी। फिर पास्ट वाला प्रोटैगनिस्ट टर्नस्टाइल में घुसता है और वापस अनइन्वर्टेड होकर रेड रूम से निकलता है। अब उसके लिए टाइम वहीं से सीधा चलेगा, पर अब रेड रूम का नील उसका पीछा करता है और उसका चेहरा देखकर उसे जाने देता है। दोस्तों, जब हमने ये सीन पहली बार देखा था उस वक्त दोनों काले कपड़े वाले प्रोटैगनिस्ट एक साथ टर्नस्टाइल से बाहर निकले थे, क्योंकि उस वक्त टाइम सीधा चल रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पास वाला प्रोटैगनिस्ट पीछे की ओर आ रहा है और जैसे ही वो नील की तरफ से निकलता है वो सीधा भागता है। अब प्रोटैगनिस्ट प्रेजेंट वाले नील से होता हुआ पास वाले नील के पास जाता है और उसे अंदर जाने को कहता है। फिर नील और कैथरीन ब्लू रूम में टर्नस्टाइल से होकर रेड रूम के टर्नस्टाइल से बाहर निकलते हैं। अब वो दोनों भी अनइन्वर्टेड हो चुके हैं, यानी उनके लिए भी समय अब सीधा चलेगा। इसी बीच बाहर एम्बुलेंस में प्रोटैगनिस्ट नील और कैथरीन का वेट कर रहा है और वो लोग वहां से निकलते हैं। टाइम में सीधे होने से पहले कैथरीन के घाव भर चुके थे, इसलिए अब सिर्फ घाव के निशान रहेंगे। अब प्रोटैगनिस्ट नील से प्रिया को ऑस्लो लाने को कहता है, क्योंकि फ्री पोर्ट पे हमले के 2 दिन बाद प्रिया प्रोटैगनिस्ट से मिलकर उसे प्लूटोनियम के बारे में बताने वाली है, जिसे हम मूवी में पहले ही देख चुके हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट प्रिया से मिलता है और उसे बोलता है उसके कारण कैथरीन मरने वाली थी, क्योंकि प्लूटोनियम के बारे में उसने ही प्रोटैगनिस्ट को बताया था और उसे पता था वो चीज प्लूटोनियम नहीं एक एल्गोरिदम का हिस्सा है। प्रिया बताती है जिस फ्यूचर के साइंटिस्ट ने एल्गोरिदम बनाया था उसने अपनी जान दे दी ताकि उसे फिर से ना बनाया जा सके। उस साइंटिस्ट को पता था अगर पास्ट का विनाश हुआ तो फ्यूचर भी नहीं रहेगा, इसलिए उसने एल्गोरिदम के 9 अलग अलग हिस्से करके उसे पास्ट में छुपा दिए, उस जगह जहां पर वो सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे, 9 अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये दुनिया की सबसे सेफ जगह थी, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुंच नहीं सकता था। फ्यूचर वालों ने सेटर को एल्गोरिदम के 9 हिस्से को जोड़ने का काम दिया, क्योंकि वो सही वक्त और सही जगह पर था, यानी स्टार 12 जहाँ पर सेटर का घर था। प्रिया चाहती थी सेटर को आखिरी हिस्सा भी मिल जाए ताकि वो एक साथ 9 हिस्सों को एक जगह ले आए, इसलिए उसने ऑस्लो के हमले के बाद प्रोटैगनिस्ट को प्लूटोनियम 241 के बारे में बताया ताकि वो उससे चुराए और सेटर प्रोटैगनिस्ट से चुरा ले। प्लूटोनियम 241 में 241 उस आखिरी एल्गोरिदम के हिस्से का नंबर है। अब इससे ये पता चलता है प्रिया को सब पहले से पता था, यानी कोई फ्यूचर से था जो प्रिया को सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। प्रोटैगनिस्ट प्रिया से चाहता है मिशन कंप्लीट होने के बाद कैथरीन और उसके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिया नहीं चाहती एल्गोरिदम के बारे में किसी को पता हो, पर फिर भी वो वादा करती है उन्हें कुछ नहीं होगा। प्रिया बताती है आइव्स तुम्हें टोरेडियम में मिलेगा इन्वर्ट करने के लिए, वहाँ उसके पास टर्नस्टाइल है। दरअसल टर्नस्टाइल आइव्स की बोट पर है। फिर प्रोटैगनिस्ट नील और कैथरीन अपने आप को इन्वर्टेड करके वो बोट में समय से पीछे जा रहे हैं ताकि वो उस दिन पहुंच सके जिस दिन स्टार 12 में ब्लास्ट हुआ था। वहाँ कैथरीन प्रोटैगनिस्ट को सेटर को मारने के लिए कहती है, पर प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है। नील बताता है सेटर के पास में एक डिवाइस है जो उसके हार्ट को मॉनिटर करती है। दोस्तों, वो डिवाइस हमेशा सेटर के हाथ में बंधी रहती है। अगर उसका दिल रुका तो एक ईमेल जैसा फ्यूचर वालों के पास चला जाएगा जिसमें एल्गोरिदम के सभी हिस्सों की लोकेशन होगी। प्रोटैगनिस्ट बोलता है अगर सेटर मरा तो पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। कैथरीन बोलती है सेटर खुद मरना चाहता है क्योंकि उससे कैंसर है। उसका मानना है जो चीज उसकी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। नील बोलता है तो फिर सेटर अपनी मर्जी से वक्त और जगह चुनेगा दुनिया को खत्म करने का। प्रोटैगनिस्ट कैथरीन से पूछता है तुमने कौन सी जगह उसमें प्यार जगाने की कोशिश की थी। कैथरीन बोलती है वियतनाम। प्रोटैगनिस्ट कैथरीन से पूछता है कब गए थे तुम लोग। नील बोलता है 14 तारीख को, ठीक 10 दिन पहले। वो यूक्रेन में था जब ओपेरा में अटैक हुआ। प्रोटैगनिस्ट बोलता है तुम्हें ये कैसे पता, पर नील उसकी बात इग्नोर कर देता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है हमें एल्गोरिदम चोरी करना होगा सेटर के पता लगने से पहले, नहीं तो वो अपने आप को मार देगा। इसलिए वो कैथरीन को यार्ड पे जाने को कहता है ताकि उसे एल्गोरिदम सेव करने का टाइम मिल जाए और कैथरीन सेटर को खुदकुशी करने से रोके। फिर आइव्स प्रोटैगनिस्ट को बोलता है हम 14 तारीख तक पहुंच रहे हैं, पर हमें पता नहीं वो सीक्रेट स्पॉट कहाँ है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है एल्गोरिदम के सारे हिस्से हाइपो सेंटर में है जहाँ पर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। माइकल कॉर्बी ने बताया था 14 तारीख को स्टार 12 में विस्फोट हुआ था। इसका मतलब सीक्रेट स्पॉट हाइपर सेंटर के ठीक नीचे होगा और धमाके से एल्गोरिदम हमेशा के लिए अंदर सील हो जाएगा। आइव्स बोलता है तो फिर हमें विस्फोट होने से पहले एल्गोरिदम बाहर निकालना होगा। फिर प्रोटैगनिस्ट कैथरीन से मिलता है और उसे फोन देता है जिसका यूज वो किसी खतरे में कर सकती है। उसे बस बात करके अपनी लोकेशन बतानी है, मदद उस तक पहुंच जाएगी। कैथरीन पूछती है मैसेज किसे मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट बोलता है फ्यूचर को और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब 2 टीम बनाई गई है, एक ब्लू टीम जो वक्त से पीछे चलेगी यानी पास्ट में जिसमें नील है, और दूसरी है रेड टीम जो वक्त के साथ चलेगी जिसमें आइव्स और प्रोटैगनिस्ट हैं। यहाँ पर वो लोग वही 2 तरफा रणनीति अपना रहे हैं जिसे पहले सेटर ने अपनाई थी।
ब्लू टीम में नील और उसके साथी जो पहले से ही इन्वर्टेड हैं, वो बोट छोड़ने से पहले अपने आप को अनइन्वर्टेड कर लेते हैं, जिससे वो वक्त में सीधा सफर करते हैं। फिर ब्लू टीम स्टार ट्रायल जाती है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर बोट पर वापस आती है और वहाँ से फिर से इन्वर्टेड होती हुई जहाँ पर वो रेड टीम को सारी इन्फॉर्मेशन देती है जो भी फ्यूचर में होने वाला है। दोस्तों, ब्लू टीम के बोट छोड़ने के 1 घंटे बाद रेड टीम अपने आप को अनइन्वर्टेड करती है, क्योंकि ब्लू टीम उनके लिए फ्यूचर में होने वाले हमले की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। फिर एक पेज पर आइव्स रेड टीम को सारी इंफॉर्मेशन देता है जो उसे ब्लू टीम से मिली थी। ब्लू टीम ने वहां लैंड किया था जहां पर ब्लास्ट हुआ था। वो सबको सावधान करता है, वहां एक टर्न स्टाइल भी है जिससे वहां की कोई भी चीज इन्वर्टेड हो सकती है। रेड टीम का टाइम 10 से 0 तक है जब विस्फोट होगा, और ब्लू टीम का टाइम इसका उल्टा रहेगा जो 0 से 10 तक है। यहाँ पर दोनों टीम साथ में काम करेगी, इसलिए दोनों टीम के टाइम एक दूसरे से मैच होना जरूरी है। इस बीच प्रेजेंट की कैथरीन अपने बेटे के साथ बोट से चली जाती है और फ्यूचर वाली कैथरीन बोट पर आकर फ्यूचर वाले सेटर का वेट कर रही है। दोस्तों, प्रेजेंट वाली कैथरीन के जाने के बाद प्रेजेंट वाला सेटर भी यूक्रेन चला जाता है। फ्यूचर वाले सेटर के आने पर वो बताती है उसने अपने बेटे को आया के साथ शहर भेज दिया है ताकि वो उसके साथ कुछ टाइम बिता पाए। फिर थोड़ी देर बाद सेटर अपने आदमी को फोन करके बोलता है उसके बेटे को वापस लेकर आओ। फिर सेटर कैथरीन को वो जहर की गोली दिखाता है जिसे उसे सीआईए एजेंट से मिली थी। उस गोली को खाते ही उसके साथ साथ पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा, पर कैथरीन किसी तरह गोली से सेटर का ध्यान हटा देती है और सेटर बोलता है उसके आदमी को लगा मैक्स के साथ आया नहीं कैथरीन थी, पर कैथरीन उस बात पर से भी सेटर का ध्यान हटा देती है। दोस्तों, मैक्स कैथरीन के बेटे का नाम है। फिर ब्लू टीम और रेड टीम स्टार ट्रायल जाती है। हमें कंफ्यूज करने के लिए मेकर्स ने हमें दिखाया कि आधी ब्लू और रेड टीम नीचे से हमला कर रही है और आधी ऊपर से हमला कर रही है। यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से हमें 4 टीम दिखेगी, 2 टीम ऊपर से और 2 टीम नीचे से हमला कर रही है, पर असलियत में 2 ही टीम है जो नीचे से हमला कर रही है। जब आप ऊपर का सीन देखेंगे जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, वहाँ नील सीधा चल रहा है और रेड टीम उल्टी चल रही है, क्योंकि उस वक्त ब्लू टीम इन्वर्टेड थी, इसलिए उन्हें प्रेजेंट वाली रेड टीम रिवर्स में दिख रही थी। और आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से निकलते वक्त रेड टीम के कुछ लोग घायल थे, यानी वो नीचे से ऊपर की ओर आए थे। और इस तरह आप नीचे ब्लू टीम को देखेंगे जो कंटेनर से निकल रही है और उसमें से घायल लोग बाहर निकल रहे हैं जो इन्वर्टेड हैं। यहाँ पर हमें दोनों टीम का टाइम दिखाया गया है, जब ब्लू टीम ने हमला किया था तब क्या हुआ था और जब रेड टीम हमला कर रही है तब क्या हो रहा है। ये दोनों टीम एक ही टाइम और स्थान पर है, इसे ही टेम्पोरल पिंसल मूवमेंट कहते हैं। अब प्रोटैगनिस्ट और आइव्स अंडरग्राउंड टनल में जाना चाहते हैं, पर उन पर सेटर के लोग हमला कर रहे हैं। अगर सेटर के लोगों ने प्रोटैगनिस्ट और आइव्स को अंडरग्राउंड टनल में जाते देख लिया तो वो सेटर को बता देंगे और वो अपने आप को उसी वक्त मार देगा। इसलिए ब्लू और रेड टीम टनल के पास वाली बिल्डिंग को एक साथ उड़ा देती है। रेड टीम को पहले से पता था कि ब्लू टीम उस बिल्डिंग को किस वक्त उड़ाने वाली है, इसलिए एग्जैक्ट उसी वक्त रेड टीम भी उस बिल्डिंग को उड़ा देती है, जिसका सहारा लेकर प्रोटैगनिस्ट और आइव्स अंदर की ओर जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक गाड़ी वाला जोर जोर से हॉर्न बजाता आ रहा होता है, पर प्रोटैगनिस्ट और आइव्स अंदर जा चुके थे और अंदर जाते ही उनका पैर बॉम्ब वायर पे लगता है, जिससे अंडरग्राउंड की एंट्री ब्लास्ट होकर बंद हो जाती है। फिर हम इन्वर्टेड नील को देखते हैं, जिसे सेटर का साथी दिखता है जो अंडरग्राउंड टनल की एंट्री पर बॉम्ब वायर लगा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सेटर का आदमी नॉन इन्वर्टेड है, इसलिए नील उसे रिवर्स में देख रहा है और इसके बारे में प्रोटैगनिस्ट और नील को नहीं पता होता। मतलब नील के हिसाब से अभी तक प्रोटैगनिस्ट और आइव्स उस टनल में नहीं गए हैं, इसलिए नील स्टार ट्रायल के टर्न स्टाइल में जाकर अपने आप को नॉन इन्वर्टेड करता है और प्रोटैगनिस्ट और आइव्स को अंडरग्राउंड के बारे में बताने जा रहा होता है गाड़ी में। दोस्तों, जो गाड़ी हमने पहले देखी थी जो बार बार हॉर्न बजा रही थी, वो नील ही था जो प्रोटैगनिस्ट और आइव्स को सावधान कर रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर प्रोटैगनिस्ट और आइव्स अंदर जाते हैं और उन्हें गेट के अंदर एक बंदा मरा हुआ दिखता है, जिसके बैग पर ऑरेंज रेड कलर का वही छल्ला है जिसे उसने ओपेरा में देखा था। पर अब गेट बंद है और बस 4 मिनट बाकी हैं। तभी सेटर का आदमी आता है। सेटर फोन से प्रोटैगनिस्ट को बताता है, मैंने वहाँ पर काम किया जहाँ पर कोई नहीं करना चाहता था और उसके बदले मुझे बहुत सारी दौलत मिली और मैंने अपनी जिंदगी भरपूर जी। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, फ्यूचर वाले हमें क्यों मारना चाहते हैं? सेटर बताता है, फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग ने सब कुछ सुखा दिया है और इन सब की वजह पास्ट में लोगों की गई गलतियां हैं। उन्होंने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा और फ्यूचर में अब सब सूखा हो चुका है, इसलिए फ्यूचर वाले पास्ट को खत्म करके अपने आज को बचाना चाहते हैं। सेटर का आदमी एल्गोरिथम को टाइम कैप्सूल में बंद करके अंडरग्राउंड डालने ही वाला होता है। तभी सेटर उससे कहता है, प्रोटैगनिस्ट को गोली मार दो। और जैसे ही वो गोली मारने वाला होता है, अंदर मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा होकर गेट खोलकर प्रोटैगनिस्ट की तरफ आ रही गोली को खाकर रिवर्स में चलने लगता है, क्योंकि वो इन्वर्टेड था। वो वहाँ इसलिए था ताकि वो प्रोटैगनिस्ट को बचाकर गेट खोल सके।
उसके हाथ में ब्लू बैंड बंधा था, यानी वो प्रोटैगनिस्ट की टीम का था। अंदर जाकर प्रोटैगनिस्ट सेटर के आदमी को मार के एल्गोरिदम को अपने कब्जे में लेता है, पर अब बस कुछ सेकंड बाकी हैं ब्लास्ट होने में। तभी नील ऊपर से अंडरग्राउंड में रस्सी फेंकता है और उसे पकड़कर प्रोटैगनिस्ट और आइव्स ऊपर आ जाते हैं, पर कैथरीन से इंतजार नहीं होता और वो सेटर को बोर्ड से नीचे गिराकर मार देती है। उसी वक्त पास वाली कैथरीन अपने बेटे के साथ बोर्ड पर आ रही होती है और उसे देखते ही फ्यूचर वाली कैथरीन बोर्ड से कूद जाती है। जिस लड़की को शुरुआत में कैथरीन ने बोर्ड से कूदते देखा था वो खुद कैथरीन ही थी, यानी उसका फ्यूचर। सेटर के मरने के बाद भी दुनिया तबाह नहीं होती, क्योंकि अब एल्गोरिदम प्रोटैगनिस्ट के पास था। इसलिए अगर वो मैसेज फ्यूचर वालों को गया भी तो उन्हें अंडरग्राउंड में कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर आने पर आइव्स एल्गोरिदम के 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा प्रोटैगनिस्ट, एक टुकड़ा नील और एक टुकड़ा अपने पास रखता है, ताकि वो लोग इसे कहीं छुपाकर अपने आप को मार दें। दरअसल आइव्स ने पहले ही कहा था इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और यही एक तरीका था जिससे एल्गोरिदम किसी के हाथ नहीं लगेगा। पर नील अपना टुकड़ा प्रोटैगनिस्ट को दे देता है, क्योंकि एक अधूरा काम था जिसे उसे पूरा करना है। और प्रोटैगनिस्ट नील के बैग पर वही ऑरेंज रेड कलर का छल्ला देखता है। जिस बंदे ने अंडरग्राउंड में गेट खोला था और प्रोटैगनिस्ट के लिए गोली खाई थी वो नील ही था, और ओपेरा में भी नील ने प्रोटैगनिस्ट की जान बचाई थी। इसलिए वो वक्त में फिर से पीछे जाकर प्रोटैगनिस्ट की गेट खोलने में मदद करने वाला है, और वो प्रोटैगनिस्ट को कहता है उसके लिए ये सफर बस यहीं तक था। नील बताता है प्रोटैगनिस्ट ने ही उसे हायर किया था फ्यूचर में, और ये पूरा ऑपरेशन उसी का है, पर इस बारे में प्रोटैगनिस्ट को नहीं पता है, क्योंकि ये सब वो अपने फ्यूचर में करने वाला है। जाते जाते नील कहता है फिर मिलेंगे शुरुआत में, यानी ओपेरा मिशन से लेकर स्टार्स ट्रायल के मिशन तक जो भी हुआ वो फिर से होगा, क्योंकि इसी दिन प्रोटैगनिस्ट ओपेरा मिशन को अंजाम दे रहा है और सेटर भी उस वक्त यूक्रेन में है। यानी ये एक टाइम लूप है जो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कुछ दिन बाद हम कैथरीन को देखते हैं उसके बेटे के स्कूल जाते हुए। वहाँ उसे एक काली कलर की कार दिखती है। उसे उस कार से खतरा महसूस होता है, इसलिए वो प्रोटैगनिस्ट को कॉल करती है। उस कार में प्रिया और उसके बॉडीगार्ड हैं। वो वहाँ कैथरीन को मारने आई थी, क्योंकि कैथरीन आखिरी इंसान थी जो एल्गोरिदम के बारे में जानती है। तभी प्रोटैगनिस्ट कार में आकर प्रिया के बॉडीगार्ड को मार देता है। प्रिया बोलती मेरा काम सबूत मिटाने का है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है ये तुम्हारा नहीं मेरा काम है, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा था, हम दोनों मेरे लिए काम कर रहे थे, मैं ही नायक हूँ। और ये कहकर वो प्रिया को गोली मार देता है। जैसे हमें पहले से पता चल चुका है ये पूरा ऑपरेशन प्रोटैगनिस्ट का ही था, इसलिए जिन्हें भी हमने फ्यूचर वालों के खिलाफ देखा था वो सब प्रोटैगनिस्ट के लिए काम कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट को फ्यूचर में पता चलता है प्रिया कैथरीन को मारने वाली है, इसलिए वो पास्ट में जाता है और उसी जगह वो प्रिया का वेट करके उसे मार देता है। और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। दोस्तों इस मूवी को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। टेनेट वर्ड टाइम को पॉइंट करता है, जैसे हमने मूवी में देखा है आगे और पीछे। मूवी की एंडिंग में 10 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि सब कुछ इन 10 मिनट में हुआ। रेड टीम 10 मिनट आगे चल रही थी और ब्लू टीम 10 मिनट पीछे। और अगर आप टेनेट वर्ड को ध्यान से देखेंगे ये उल्टा और सीधा टेनेट ही बनता है, यानी TEN 10, और इसे उल्टा पढ़े तो NET नेट, यानी प्रेजेंट और पास्ट एक ही वक्त, जो हमने इस मूवी में देखा है। इस एक वर्ड में पूरी मूवी का सार है। क्रिस्टोफर नोलन को टेनेट सेटर स्क्वायर नाम की 2 आयामी शब्द वर्ग से मिला था। इसमें आपको मूवी में इस्तेमाल हुए दूसरे नाम भी मिलेंगे, जैसे सेटोर, एरेपो, ऑस्लो, रोटेस और टेनेट। इसकी खासियत है इसे आप कहीं से भी कैसे भी पढ़ें वो शब्द आपको वैसे ही दिखेंगे, जैसे ऊपर से सीधा सेटोर और उल्टा रोटेस, और टेढ़ा देखने पर सेटोर और उसका रिवर्स में फिर से रोटेस। मूवी में भी सेटोर और रोटेस का कनेक्शन था, क्योंकि सेटोर ने अपनी टर्नस्टाइल जहाँ रखी थी उसका नाम रोटेस था, जो सेटोर की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। और ऐसे ही ओपेरा और आरेपो। ओपेरा से प्रोटैगनिस्ट की कहानी शुरू हुई थी और आरेपो यानी कैथरीन के बॉयफ्रेंड के नाम से वो सेटर तक पहुंचा। अगर आप टेनेट वर्ड को देखेंगे तो ऊपर इसके आरेपो और सेटर है और नीचे ओपेरा और रोटेस है, यानी ऊपर से कहानी टेनेट से आरेपो तक और आरेपो से सेटर तक जाती है, और नीचे से सेटर, फिर ओपेरा और फिर टेनेट। यही मूवी में भी दिखता है। जब प्रोटैगनिस्ट वक्त में सीधा चलता है तो उसकी शुरुआत टेनेट से होती है, फिर आरेपो की पेंटिंग की मदद से वो कैथरीन तक पहुंचता है और कैथरीन से सेटर तक। और जब प्रोटैगनिस्ट को हम वक्त से पीछे चलता देखें तब वो सेटर से एल्गोरिदम चुराता है और फिर उसकी शुरुआत ओपेरा से होती है और फिर उसे टेनेट के बारे में पता चलता है। दोस्तों मैं जानता हूँ ये मूवी बहुत कंफ्यूजिंग है, पर जितना हो सके मैंने इसके सभी जरूरी भाग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई हिस्सा समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।